हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और सुपरफास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि कोरोना के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए तुरंत CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। देश में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,818 नए केस सामने आए। कोरोना विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने CM मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान आफ्ताब अहमद ने रमजान महीने के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील देने और समय में बदलाव की मांग की। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रदेश में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर भी देखने को मिला, लेकिन अब इसकी समय अवधि 9 की जगह 10 बजे कर दी गई। बल्लभगढ़ शहर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला है और यहां पर पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे तक पूरे बाजार को बंद करवाया। इसके साथ ही पुलिस लगातार नागरिकों को कर्फ्यू आदेशों का पालन करने के लिए जरूर जागरूक कर रही है। कुरुक्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SDM अखिल पिलानी ने कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केवल इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई। कैथल में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए लोगों पर डंडे भी चलाए। जाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। जाखल में दुकानों, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सिरसा में नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसी डर के चलते प्रवासी लोगों का साइबर सिटी से पलायन शुरू हो गया। बस पकड़ने के लिए बस अड्डे पहुंचे प्रवासियों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के बाद अगर लॉकडाउन लग गया तो वो क्या करेंगे। मजदूरों के पलायन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं, राज्य में सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। इसी साथ विज ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने रात्रि को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आमजनों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMO डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि विभाग की तरफ से 4 दिवसीय टीका उत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य है। जाखल में एक शख्स कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जाखल बैंक अधिकारी द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बैंक के अन्य 3 स्टाफ कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिरोजपुर झिरका की नगरपालिका में लगने वाली पशुपेट में इस साल कोरोना के चलते बोली दाताओं ने बोली नहीं लगाई। हर साल नगरपालिका परिसर में पशुपेट की बोली लगती है। पिछले साल ये बोली 2.5 करोड़ रुपए लगी थी, लेकिन इस बार कोरोना का असर पशुपेट पर भी दिखाई दे रहा है।
पानीपत में निजी बस संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। बस संचालक बसों में ठूस ठूस कर सवारियां बैठा रहे हैं। जब हरियाणा न्यूज की टीम ने बसों का जायजा लिया तो कंडक्टर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता से भी बदसलूकी की। हरियाणा सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि छात्रों के अभिभावक छात्रों को स्कूल भेजने के लिए सहमत हैं। सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने की तैयारी की गई, लेकिन प्रशासन के इस फैसले का अभिभावकों ने विरोध किया। अभिभावकों ने ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। अम्बाला शहर के प्रसिद्ध महाकाली दुख भजनी मंदिर में कोरोना का असर देखा जा रहा है। मंदिर में पिछली बार की तरह इस बार भी भक्तों में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नवरात्र के दौरान अहम गाइडलाइन जारी की है। अम्बाला के सिविल सर्जन ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंदिरों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। फतेहाबाद के पपिया पार्क पर लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस के सहयोग से लगाया गया। फतेहाबाद में लगाए गए प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 139वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अम्बाला के शंभू टोल प्लाजा पर ही धरने पर किसानों ने बैसाखी दिवस मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया और किसानों की खुशहाली, सेहत और भले के लिए अरदास की। टेकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए बैसाखी मेला लगाया गया। टेकरी बॉर्डर पर लाल खाप 84 के भंडारा स्थल के साथ शुरू खेल प्रतियोगिता शुरू की गई। मेले में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित किए गए। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जारी आंदोलन में शामिल निहंग ने कुंडली गांव के एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। युवक के हाथ पर तलवार से गहरा घाव बन गया। वहीं कंधे पर, पीठ पर भी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लोगों की निहंग सिखों से कई बार झड़प हो चुकी है। सोनीपत में एक बार फिर केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को खोल दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलन किसानों ने टोल प्लाजा को शुल्क रहित किया था, जिसके चलते प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। और रोज हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिसके तहत प्रशासन के अधिकारी भारी सुरक्षा बल के बीच टोल प्लाजा को खुलवाया। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते सभी नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल प्लाजा पर केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को किसानों ने शुल्क रहित करवा दिया था। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में न्यू ज्वाइनिंग आईएएस अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस परीक्षा को जीवन का लक्ष्य न मानकर मात्र पड़ाव समझे और जनता की सेवा के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। इंदिरा अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर आड़ती और किसानों ने अनाज मंडी के बाहर करनाल यमुनानगर सड़क को जाम कर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अधिकारियों को बंधक बनाएंगे। सिरसा अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बारदाने की कमी, बोली नहीं होने किसान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वो चिंतित हैं। झज्जर की अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए। फसल बेचने आए किसान ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया बड़ी धीमी रही और अभी तक पैसे भी इनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। रतिया में हैफेड विभाग की ओर से राशन डिपो होल्डर को वितरित किए जाने वाले गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में भारी रोष है।
इस समस्या को लेकर डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी को मामले की शिकायत दी। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें डिपो पर देने के लिए जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं उसका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में यह 50 किलो होता है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पंचकुला में माता मनसा देवी पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के चरणों में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को शुभकामनाएं दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के तत्कालेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा का विपुल गोयल ने आशीर्वाद दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालात सुधरने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का मंदिर कमेटी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विपुल गोयल ने हिंदू नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाडड़ा हलके में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री के समक्ष आड़तियों ने गेहूं का उठान न होने की समस्या रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उठान में देरी न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि उठान में एजेंसी अगर देरी करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है और इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मंडी में दी जा रही सुविधाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को साल 2020 के लिए पुलिस थाने की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक करनाल गंगाराम पुनिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी की जाती है, जिसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया। सीएम ने भी ट्वीट कर इसकी बधाई दी। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का काम कर रही थी। इस दौरान कैंटर चालक ने पुलिस के जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिसमें 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मामूली चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मैम में फिर से आग लगने की घटना के चलते एक किसान की 1 एकड़ गेहूं की खेती जलकर खाक हो गई। हवा के चलते आग और तेजी से फैल उठी, जिसे काफी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। गौरतलब है गुरुग्राम में बीते 15 दिनों में तीसरी आग लगने की घटना सामने आई। वहीं आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अम्बाला छावनी के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग लकड़ी ने गोदाम को पूरी तरह खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग रात 11 बजे लगी और लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में लकड़ी के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। आग इस कदर भड़क गई थी कि जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां घंटों की कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ी। लकड़ी के गोदाम में आग किन वजहों से लगी इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन गोदाम के मालिक की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। गोदाम मालिक का कहना है कि आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, गोदाम मालिक ने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। गोहाना के कोला गांव में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने पति की मारपीट से तंग आकर खुदकुशी कर ली। महिला ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वो डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर रही है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होती जा रहे हैं। जिले में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक सिगरेट एजेंसी के कर्मचारी पर हमला बोला। 7 लाख कैश से भरा थैला छीनकर मौके से फरार भी हो गए। इस दौरान कर्मचारी ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहा।
वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सीआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। दतिया के बुढ़लाडा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराना की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने लुटेरों का विरोध करते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी भी दे रहा था। कैथल अंबाला रोड स्थित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा और मौके से 4 लड़कियों, 6 लड़कों और सपा मालिक को हिरासत में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पलवल में ड्राइवर और कंडक्टर को बंधक बनाकर माल से भरे ट्रक को लूट कर ले जाने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 3 से 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिनकी पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। महेंद्रगढ़ के गांव बवाना के खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने महेंद्रगढ़ पहुंचकर उपायुक्त अजय कुमार के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। खिलाड़ी और ग्रामीण इस बात से नाराज थे कि 7 साल बाद भी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। टीबी से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। साल 2020 में सोनीपत टीबी के मामले में जहां 20वें नंबर पर था, वहीं पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के टीबी के एक क्वार्टर में करीब 700 मरीज आते हैं और यह आंकड़ा साल में करीब 3500 के आसपास रहता है। विभाग के पास कंपोजिट स्कोर होता है, जिसमें इलाज शुरू करवाने वाले से लेकर ठीक होने वाले बिगड़ी टीबी वाले मरीज, स्क्रीन किए गए पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि टीबी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के उप चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न करना उनके सामने चुनौती रहेगी। आपको बता दें कि सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने नेवी जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 से रंगदारी का मामला सामने आया, जिसमें एक कैफे संचालक से फोन पर और प्रतिष्ठित स्थान पहुंचकर धमकी देते हुए 1 लाख की रंगदारी मांगी। पीड़िता ने बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को इस सूचना दी, जिसमें 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर नर्सिंग होम में अवैध दवाइयां, ऑपरेशन करने वाले औजार सहित लिंग जांच करने के पेपर जब्त किए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में घर के अंदर चलाए जा रहे नर्सिंग होम में लिंग जांच और भ्रूण हत्या जैसे काम किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर पलवल और फरीदाबाद की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए चावला कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में ये छापेमारी की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने देश और प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद में बाबा साहेब का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विपुल गोयल ने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर एक बहुत बड़ी महान शख्सियत थे, जिन्होंने दलित समाज में जन्म लिया और 36 बिरादरियों का भला किया। विपुल गोयल ने कहा कि आज जो हम समानता का जीवन जी पा रहे हैं, वह सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। अम्बेडकर जी के जन्मदिन को हमें बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। जापान सरकार ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को बताया कि फुकुशिमा के 10 लाख टन से ज्यादा रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना की मंजूरी दी है।
दुबई में लंबे समय से चली आ रही उस अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठा लिया गया है, जिसमें रमजान पर सभी रेस्तरां को दिन में पर्दों से ढकना जरूरी हो आया था, इसलिए ताकि रोजा अब रखने वाले लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहे। हिमालय में बसे तिब्बत में 5 नए जीवों की खोज की गई। ये जीव पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें एक अनूठा सफेद गालों वाला मकेक बंदर भी है, जिसे भारत के अरुणाचल से सटी सीमा के निकट पाया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत संधू ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित पढ़ने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आते हैं और भारत ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सतत संवाद कर रहा है। म्यांमार की सेना द्वारा 1 फरवरी को देश में किए तख्तापलट के बाद से अब तक कम से कम 701 लोगों को मारा जा चुका है। इसके अलावा 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 650 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को लगातार 14वें दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सोमवार को बताया कि महामारी से प्रभावित 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% कम रही। वित्त वर्ष की शुरुआत में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी छमाही में बिक्री ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं रही। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी नुआंस का $16 अरब में अधिग्रहण किया है। सौदे के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $56 प्रति शेयर का भुगतान करना पड़ेगा। ये नुआंस के शुक्रवार को बंद भाव के मुकाबले 23% ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। दरअसल सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.03% रही थी। तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे सकारिया ने टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की और शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बड़े विकेट लिए। आईपीएल के चौथे मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स 11 ने राजस्थान रॉयल्स पर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। पहलवान सोनम का घुटना चोटिल होने की वजह से उन्हें कोच कुलदीप सिंह ने सोनम की टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 दिन बाद शुरू हो रही एशिया चैंपियनशिप में खिलाने के हक में नहीं थे। अब रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। देश भर में मामले ज्यादातर बढ़ते जा रहे। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पहले ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया। ऋचा चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। ऋचा चड्ढा ने अब एक बार फिर से बेबाक अंदाज दिखाते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर निशाना साधा। इस वीडियो को साझा करते हुए ऋचा चड्ढा ने इस महामारी फैलाने वाले इवेंट बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे ज्यादा फैलाने वाला इवेंट। के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक की सदस्य रोजेन पार्क ऑफ रोजे कैरियन न्यूजीलैंड गायिका है। हाल ही में रोजे ने अपने सिंगल डेब्यू के साथ ही एक नई बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए है। रोजन पार्क ने अपने गाने ऑन द ग्राउंड से सिंगल डेब्यू किया और ये गाना ढेर सारे व्यूज बटोर रहा है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अभिनेत्री ने इस पद को छोड़ने का कारण भी बताया। आपको बता दें कि दीपिका 2019 में मामी की चेयरपर्सन बनी थी।